जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग आज देखेंगे भारतीय लोक वित्त। इसमें से आज का टॉपिक रहेगा बजट। भारतीय लोक वित्त को कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कंप्लीट करें। हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स घटना चक्र जीके की बुक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो देखते हैं। भारत में बजट प्रणाली का जो संस्थापक है जेम्स विल्सन को माना जाता है। और इसके आगे देखते हैं। जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता या लॉर्ड कैनिंग के कार्यकारी परिषद में प्रथम बजट जो है प्रस्तुत किया। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है और केंद्र सरकार के अनुमानित जो प्राप्तियां तथा व्यय है एक विवरण संदर्भ को संसद के सामने रखवाएगा। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पूछ सकता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पूछ सकता है। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। एक वर्ष कमेटी की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 से रेल बजट को रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 से। किसकी सिफारिश के आधार पर? एक वर्ष कमेटी के आधार पर। और 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट 2016 से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया। पहले अलग कर लिया गया था, लेकिन अब क्या हो गया? रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार 52 वर्षों से चली आ रही रेल बजट की प्रथा जो है समाप्त कर दी गई और 1 फरवरी 2017 को भारत में संयुक्त बजट पेश किया गया। तो क्लियर हुआ कब अलग हुआ आम बजट से रेल बजट और कब दोनों आपस में सम्मिलित हो गए हैं। तो 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया और 1 फरवरी 2017 को संयुक्त रूप से बजट पेश किया गया। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ से। देखिए, भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है। पहला अनुमान है विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। दूसरा है चालू वर्ष वित्त के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान। तीसरा जो है आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। ये तीनों है अनुमान को व्यक्त किया गया। और इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध 3 वर्ष के आंकड़ों से होता है। बजट सरकार के राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2022 और 23 को पूरा डिटेल्स में देखते हैं। हालांकि एक करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसी टॉपिक के साथ हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो विगत वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान 37.7 लाख करोड़ की तुलना में 1.75 लाख करोड़ रुपया अधिक है, लगभग 4.64 अधिक है। तो 2021-22 के वर्ष से 2022-23 में इतने 4.64% अधिक बजट है। और वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित सकल व्यय में से लगभग 80.98% राजस्व खाते पर, जबकि 19.02% पूंजी खाते पर व्यय का अनुमान है। तो इतना क्लियर होना चाहिए। और इस तरह से सकल प्राप्तियों में से लगभग 55.88% राजस्व स्रोत से, जबकि 44.12% पूंजी स्रोतों से प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं बजट अनुमान 2022-23 की जीडीपी 258 लाख करोड़ रुपए निश्चित की गई। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुमानित बजट घाटे जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखना है। देखिए, राजस्व घाटा 3.8% है।
प्रभावी राजस्व घाटा 2.6% है, राजकोषीय घाटा 6.4 और प्राथमिक घाटा जो है 2022-23 में 2.8% है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 9.90 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। तो अभी इतना 9.9 लाख करोड़ रुपए का इतना राजस्व घाटा है। वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.8% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 के बजट से यह अनुमान 5.1% अनुमानित था। वर्ष 2022-23 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा लगभग कितना है? 6.72 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह जीडीपी का कितना परसेंटेज है? 3.7। तो देखिए डेटा वाइज है, इसको डेटा थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इससे आता आर्थिक सर्वेक्षण से, बजट से। वर्ष 2022-23 के हेतु बजट में लगभग 16.61 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का 6.4% का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2022-23 में 7.20 हज़ार करोड़ रुपए, जीडीपी का 2.8% प्राथमिक घाटा अनुमानित है। और इसके अलावा सब्सिडी कितना देखें, सकल व्यय का कितना 9.01% जो है सब्सिडी है, लगभग इतना लाख करोड़ रुपया। अब देखिए प्राप्ति के स्रोत कहाँ से आता है पैसा और कहाँ से जाता है, तो इसको पहले देखने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को। वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान सब्सिडी की प्रमुख मदें हैं। देखिए क्या क्या कहाँ पे सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है? खाद्य में, उर्वरक में, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान में। कुल सब्सिडी में इनका योगदान जो है 89.38, केवल चार सेक्टर में ही है, खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज। देखिए 22-23 में हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी का 58.16 अकेले, देखिए खाद्य में जो सब्सिडी दी जाती है अकेले 58.16 अकेले खाद्य मद में व्यय है। देखिए मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया जो उर्वरक में आता है 29.59 यूरिया की सब्सिडी दी जाती है। देखिए सकल बजटीय ब्याज अनुमान 2022-23 में ब्याज अदायगी का हिस्सा जो है 20% है, जबकि करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा 70% अनुमानित है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारा व्यय हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बजट वर्ष 2021-22 की तरह वर्ष 2022-23 में भी ब्याज भुगतान सर्वाधिक बड़ा व्यय मद अनुमानित है। बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु कितने लाख करोड़ रुपया? 9,40,06,51.02 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 21-22 के बजट के अनुमान से लगभग 1,30,949.7 करोड़ रुपये है, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से कितना है? इतने लाख रुपये हैं। देखते हैं नेक्स्ट में बजट 2022-23 में सकल कर राजस्व जो है 27.58 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिनमें से राज्यों के हिस्से 8.17 लाख करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को अंतरित राशि को घटाने पर शुद्ध कर राजस्व 19.35 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। देखिए प्रस्तावित बजट वर्ष में केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर में सर्वाधिक कर जो है राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है। इसके पश्चात निगम कर जो है आय एवं कर पर शीर्ष कर राजस्व के स्रोत के अनुमानित है। अब देखिए प्राप्ति और जो स्रोत है, प्राप्ति के और खर्च के संगठक जो है देखते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए 100 रुपये में से जितना भी अमाउंट हो, अमाउंट में से देखिए 35% जो अमाउंट है उधार एवं अन्य दाताओं से मिलता है, 15% निगम कर से मिलता है, 15% आयकर से मिलता है, सीमा शुल्क 5% मिलता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% और जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर 16% मिलता है इतना। इसके अलावा कर भिन्न राजस्व जो है 5% और ऋण भिन्न पूंजियाँ जो प्राप्ति होती है 2% का। अब देखिए खर्च कहाँ पे होता है व्यय के मामले में। देखिए केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में 15% जो होता है केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में चला जाता है, ब्याज अदा करने में 20% चला जाता है, रक्षा सेक्टर में 8% और आर्थिक सहायता में 8% चला जाता है। इसके अलावा वित्त आयोग और अन्य आयोग अंतरण में 10% चला जाता है। कर और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा जो है 17% है, 4% पेंशन में चला जाता है, 9% व्यय होता है
और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो हैं 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में जाता है। तो देखिए कहाँ स्रोत कहाँ से प्राप्ति होती है, कहाँ पे बजट जाता है, कहाँ पे पैसा हमारा व्यय होता है, सारा हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं रेलवे बजट को एक नज़र में देखते हैं। देखिए 2021 में और बजट 2021-22 में संशोधित अनुमान और बजट अनुमान जो 2022-23 में लगाया गया है 5360 करोड़ रुपया है। ठीक है, और देखिए रेलवे की जो आय है ये निवल राजस्व है, परिचालन अनुपात की अगर हम बात करें तो बजट 2022-23 में कितना है 96.98% है। देखिए संचालन परिणाम की बात करें अगर 2022-23 में अनुमान है यातायात से कुल आय कितना है, देखिए इतने लाख करोड़ रुपया इतना खर्च हो रहा है। इसी तरह देखिए रेलवे की यात्री माल ढुलाई के देखिए यात्री की मात्रा देख लीजिए कितना, यात्री से कम कमाई होती है जितना कहाँ पे तो माल ढुलाई से देखिए 2022-23 में इतना अनुमान लगाया गया है, तो बहुत ज़्यादा है, यात्री से हमारा कमाई कम होता है। देखिए केंद्र सरकार का व्यय 2022-23 के लिए बजट अनुमान जो है पेंशन में कितना जाने वाला है, पेंशन में, रक्षा सेक्टर में, सब्सिडी में, वाणिज्य पूर्वोत्तर का विकास में 2800 करोड़ रुपये, शिक्षा में 1,04,278, ऊर्जा में 49,220 करोड़ रुपये। तो ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे पैसा हमारा ज़्यादा व्यय होता है। और प्रमुख योजनाओं का अधिक वित्त पोषण देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है इसमें 37,800 करोड़ रुपये जाता है, जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 39,553, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़, पीएम किसान में 68,000 करोड़ रुपया, आत्मनिर्भर भारत योजना में 6400 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10,000 करोड़ रुपया। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 में आर्थिक समीक्षा के विषय में देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया। इसका थीम था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में नीति निर्माण की कला और विज्ञान। 2021-22 के जीबीए जो है चालू मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र का हिस्सा जो था 2020-21 में 20.2% है। देखिए 2020-21 में 4th AE में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन रहा है, जो कि 2019-20 में 297.5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से लगभग 11.1 मिलियन टन अधिक है। अब देखिए पशुपालन उद्योग का जीबीए जो है 24.32% है, इससे बढ़ के कितना हो गया 29.35 हो गया है। पशुपालन उद्योग ने 2019-20 में कुल जीबीए में 4.35% का योगदान दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जीबीए के क्षेत्र में समग्र योगदान कितना है। ठीक है, प्रमुख संकेतक देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा देखिए शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं कौन सी हैं। देखिए पेट्रोलियम उत्पाद परसेंटेज में 14.9% का निर्यात है, और उसके अलावा उसके बाद कीमती पत्थर हो गया, मोती हो गया 6.8, लोहा का 6%, ड्रग फार्मूलेशन का 4.7, और सोना और अन्य कीमती वस्तुएं जो है 2.8% हैं। तो क्लियर हुआ टोटल भारत का कुल निर्यात कौन सा निर्यात ज़्यादा करता है, इसने देखा। अब जो 5 आयातित वस्तुएं हैं, जो सबसे ज़्यादा खरीदारी होता है पेट्रोलियम पदार्थ का 19.2% पेट्रोलियम पदार्थ का रहता है, 8.7 सोना, पेट्रोलियम उत्पाद 6.3 और मोती अर्धकीमती पत्थर 5, कोयला, कोक और बिक्रेट आदि जो है 4.9 है। ठीक है, देखिए वर्ष 2021-22 में अप्रैल-नवंबर में भारत के शीर्ष 5 निर्यात स्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात हो, चाइना का 5.9% है, बांग्लादेश को 3.5, हांगकांग का 2.1, मतलब सबसे ज़्यादा जो है निर्यात करता है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है। और 5 जो खरीदारी करता है सबसे ज़्यादा
तो 15.5% चाइना से सबसे ज़्यादा खरीदारी करता है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात से 7.3 और यूएसए से करता है 7.2। तो खरीदारी के मामले में देखिए यूएसए से बहुत कम है, लेकिन उनको बेचने, इनको एक्सपोर्ट करने के मामले में बहुत ज़्यादा है। तो इनके बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड बैलेंस है, तो ज़्यादा है। भारत तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो अमेरिका के संदर्भ में भारत का जो व्यापार नीति बहुत सही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर है कहीं पे तो चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना से भारत माल बहुत कम खरीदता है और खरीदता बहुत ज़्यादा है चाइना से और बेचता बहुत कम है भारत चाइना को। इसके अलावा देखिए 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे गोवा है, सिक्किम है तथा दिल्ली पर कैपिटा इनकम में शीर्ष 3 राज्य है। सबसे ज़्यादा किसका है? गोवा का है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए प्रमुख फसलें उत्पादन शीर्ष 3 राज्य जो है, देखिए चावल के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर देखिए कौन सा है? प्रथम पर हमारा पश्चिम बंगाल है, द्वितीय पर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, तीसरा स्थान पर पंजाब है, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गेहूं में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, मक्का में कर्नाटक है, मोटे अनाज में राजस्थान है, चना में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, दालें में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, मूंगफली में गुजरात है, सोयाबीन महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटक, गन्ना में उत्तर प्रदेश है, कपास में महाराष्ट्र है। तो आई अब क्लियर हो गया होगा फर्स्ट नंबर पर कौन है। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल है। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में 2019-20 में वर्तमान कीमतों पर शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखिए घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद मिजोरम है तथा थर्ड पर मणिपुर है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो मूल्यवर्धन जीबीए है, सकल मूल्यवर्धन, उसका योगदान 53% है। भारत का विदेशी कर्ज जो सितंबर 2020 में 556.8 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर 2021 से बढ़कर 593.1 बिलियन डॉलर हो गया है। और 31 दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है 634 बिलियन डॉलर था। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट में है भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, प्रथम नंबर पर चीन है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह में जो 34.86 बिलियन डॉलर था, इसे बढ़कर 39.5 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा देख सकते हैं। अब देखिए ये टेबल, देखिए टेबल में क्या है, 2021-22 में अप्रैल नवंबर में शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य देश जो है, यूएसए सबसे नंबर ज़्यादा है, 18.4 है, यूएई है उसके बाद चीन है, फिर बांग्लादेश है। निर्यात में चीन फर्स्ट नंबर पर, भारत ज़्यादा चीन से खरीदारी करता है और सबसे ज़्यादा बेचता किसको भारत, एक्सपोर्ट किसको करता है, यूएसए को सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएसए को बेचता है भारत, दूसरे नंबर पे यूएई, थर्ड नंबर पर यूएसए है, चौथे नंबर पर सऊदी अरब। ऐसे करके आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ग्राफ। तो इस लेक्चर में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे राजकोषीय नीति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जी के, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आज का जो लेक्चर रहेगा राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी पर रहेगा। तो देर न करते हुए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज हम लोग देखते चलेंगे, पढ़ते हुए, जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है वहाँ पे समझा देंगे। देखिए राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक होता है राजकोषीय नीति, जिसके अंतर्गत क्या आता है, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंध, जिसे बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग से संबंधित नीतियाँ होती हैं। राजकोषीय नीति के तहत भारत द्वारा कर की दर को कम करने, कर आधार को विस्तृत करने तथा सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखने तथा सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व की आवश्यकता के मद्देनज़र 2003 में संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, जो राजकोषीय घाटों के नियंत्रण के लिए कानूनी बाध्यता का प्रावधान करती है। देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व का प्रबंधन बजट अधिनियम
सरकार के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% की पोषणी सीमा तक लाने के लिए उत्तरदायित्व प्रदान करना। देखिए, राजकोषीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संसाधनों की गतिशीलता के माध्यम से विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, 5वां है संतुलित क्षेत्रीय विकास और 6वां है पूंजी निर्माण। देखिए, राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है? करारोपण हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया और नई मुद्रा का निर्गमन हो गया। देखिए, करारोपण टैक्सेशन के विषय में देखते हैं। कर जो है सरकार को दिए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले करदाता को कोई क्षतिपूर्ति या लाभ नहीं प्राप्त होता है। कर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर और धन कर, उपहार गिफ्ट टैक्स बोलते हैं, संपत्ति कर स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं, पूंजी लाभ कर, ठीक है, और बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आदि। वर्तमान में केवल जो है आयकर, निगम कर तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर ही लागू है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क और सेवा कर के अलावा मूल्यवर्धित कर आदि आते हैं, परंतु वर्तमान में वस्तु या सेवा कर इन सभी करों को क्या करता है? जीएसटी जो है सभी करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय क्या है? जो सरकार द्वारा किए जाने वाला व्यय है उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय को मुख्यतः बोला गया है राजस्व तथा पूंजीगत 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, देखिए 2017-18 से पूर्व जो सार्वजनिक व्यय को क्या बोलते थे? योजनागत तथा गैर योजनागत व्ययों में भी विभाजित किया जाता था, परंतु 2017-18 में इसको केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय में बांटा जाता है या विभाजित किया गया। अब देखते हैं सार्वजनिक ऋण क्या होता है, पब्लिक डेब्ट क्या होता है। नाम से ही पता चलता है, सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा अपने व्यय जो अपना खर्च है पूर्ति हेतु ली जाने वाले उधारी, पब्लिक डेब्ट, मतलब सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए जो ऋण लेती है, जो उधार लेती है, उसे क्या बोलेंगे? सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। यह 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल डेब्ट तथा इंटरनल डेब्ट। क्लियर हुआ? अब देखते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे बोलते हैं FRBM एक्ट 2003। राजकोषीय समेकन जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, केंद्र सरकार द्वारा FRBM एक्ट 2003 पारित किया गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन अधिनियम 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटा के 3% तक के लाने का राजस्व घाटा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु 2008-9 में आई वैश्विक वित्तीय मंदी के परिणाम स्वरूप FRBM एक्ट के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सका। ठीक है, मई 2016 में NK सिंह की अध्यक्षता में FRBM जो समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसकी प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं। देखते हैं समिति के प्रमुख अनुशंसाएं क्या है। समिति ने ऋण जीडीपी अनुपात को 60% तक लाने का प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार को 40% तथा राज्य सरकार को 20% की ऋण सीमा सुनिश्चित की गई है और यह लक्ष्य 2022-23 तक प्राप्त किया जाना है। और जो ऋण जीडीपी अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समिति ने वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय एवं राजस्व घाटे जीडीपी के परसेंटेज को कम करने के लिए निम्न वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया। तो देखिए, राजकोषीय घाटा 2017-18 में कितना था? 3% था। राजस्व घाटा 2.05 था और केंद्र सरकार के ऋण जो थे 47.3% है। अभी कितना हो गया? 2022-23 में राजकोषीय घाटा 2.5% हो गया है टोटल जीडीपी का, राजस्व घाटा 0.8% हो गया और 38.7 जो हो गया केंद्र सरकार के ऋण हो गए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, समिति ने सरकार के राजस्व घोषणाओं की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राजकोषीय परिषद के गठन किया है या गठन करने का सुझाव दिया। राजकोषीय परिषद 3 सदस्य होंगे, उसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा
केवल 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे राजकोषीय परिषद के सदस्य। नियुक्ति के समय जो होता परिषद के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी रोजगार में नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और समिति ने परिस्थितियों में सरकार को राजकोषीय परिषद के सदस्य से निर्धारित लक्ष्यों के विचलन करने का अधिकार है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, खेती पर गंभीर संकट की स्थिति में क्या है, उनको विचलन करने का अधिकार है। अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले संरचनात्मक सुधार जिनसे राजकोषीय प्रभाव पड़ता हो। और थर्ड है हमारा वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछले 4 तिमाहियों में औसत कम से कम 3% की गिरावट हो। और लक्ष्यों में विचलन 1 GDP के 0.5% से अधिक नहीं हो। देखिए, डेप्ट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल का प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा। अब देखते हैं वित्त आयोग। बहुत जानकारी होगी वित्त आयोग के विषय में। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा तय करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है। आर्टिकल 280 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वित्त आयोग एक स्वतंत्र है, अर्धन्यायिक विशेषज्ञ निकाय के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर क्या करेगा, विचार विमर्श करके उनको राष्ट्रपति को सुझाव देगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, परंतु आवश्यकता महसूस होने पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति पहले भी कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मेन भारत के पहले जो वित्त आयोग थे केसी नियोगी की अध्यक्षता में, केसी नियोगी थे, उनकी अध्यक्षता में वर्ष 1951 में गठन किया गया वित्त आयोग का। तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, 15 वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा जो है भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के लिए बाद 27 नवंबर 2017 को किया था। इसके में वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह। देखिए, इस आयोग के प्रथम रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई। और इस रिपोर्ट में आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की गई। 15वें वित्त आयोग ने अपने संस्तुतियों के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया है। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे वाले राज्यों के साथ स्थानीय निकायों आपदा सहायता हेतु अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। चूँकि देखिए नेक्स्ट में, चूँकि रिपोर्ट की संस्तुतियों में केवल 1 वित्तीय वर्ष के लिए है, इसलिए इसमें कोई राजस्व या राज्य विशिष्ट अनुदान देने से परहेज किया गया है। जो अंतिम रिपोर्ट में राज्यों के हिस्से में 1% की कटौती की गई और केंद्र के हिस्से में बढ़ोतरी की गई, जिसका मुख्य कारण यह है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए, क्षैतिज अंतरण के मानदंडों का निर्धारण करने हेतु मानदंड एवं भारांकों को निम्नलिखित तालिका के मध्य स्पष्ट किया गया है। आबादी, देखिए आबादी का भारांक है 15%, क्षेत्रफल 15%, वन 10%, आय में अंतर 45, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 14वां वित्त आयोग के विषय में देखते हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त आयोग ने विभाज्य योग्य राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% तक करने की सिफारिश की थी। 13वें वित्त आयोग ने 32% अंतरण की संस्तुति की थी। नेक्स्ट में लिखा है 14वें वित्त आयोग ने राज्यों में राजस्व वितरण के फार्मूले में भी संशोधन करते हुए आय से दूरी के भारांश को बढ़ा दिए, जबकि जनसंख्या के भारांश को क्या कर दिया, कम कर दिया। इस आयोग ने वनाच्छादन को भी 7.5% का भारांश दिया। और 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु अपनाए गए फार्मूले में विभिन्न मदों के भारांश का विवरण जो है निम्नलिखित देखते हैं। जो 14वें वित्त आयोग में भारांश जो है जनसंख्या 1971 में 17.5 है, जनजानकी परिवर्तन 10% है, और आय दूरी 50%, क्षेत्रफल 15 और वनाच्छादन जो है 7.5% है। देखिए, वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार सकल राजस्व हिस्सेदारी जो है 17.95 है, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। इसके बाद बिहार को 9.966%
का स्थान रहा। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिश करते समय 1971 की जनगणना के अनुसार जनगणना के आंकड़े को आधार के रूप में लिया गया। देखिए भारत के वित्त आयोग देखते हैं। जो पहला वित्त आयोग थे 1951 में केसी नियोगी थे, 1952 से 1957 तक चले हैं। दूसरा केस संथानम 1957 से 1962। और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है 13वां देखिए 2007 में विजय केलकर 2010 से लेकर 2015 तक रहे। 12वां रहे 2005 से लेकर 2010 तक सी रंगराजन। और 14वां जो है वित्त आयोग थे वाई वी रेड्डी 2015 से लेकर 2020 तक 14वां थे। और 15वां जो वित्त आयोग इस समय प्रेजेंट टाइम में है 2021 से लेकर 2026 तक रहेंगे एन.के. सिंह। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ वर्ष 2020-25 के लिए की गई थी, जिनके प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए वित्त आयोग ने प्रस्तुत की थी। आयोग की संस्तुति पर वर्ष अब 2021 से लेकर 2026 के लिए होगी। केंद्र और राज्य सरकार के कुछ कर हैं, देखते हैं केंद्र सरकार के कर कौन से हैं। व्यक्तिगत कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। व्यक्तिगत जो कर आता है पर्सनल कर, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। संपत्ति कर भी केंद्र सरकार के अंतर्गत, उपहार कर भी केंद्र, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर और एस्टेट ड्यूटी जो है सब हमारा केंद्र सरकार में आता है। इसके अलावा देखिए ब्याज कर, लाभांश कर और प्रतिभूति संव्यवहार कर, SIT बोलते हैं, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं राज्य सरकार के कुछ प्रत्यक्ष कर। रोजगारों पर कर हो गया, व्यवसाय पर कर हो गया, कृषि आय पर कर हो गया, भू राजस्व पर कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर और पथ कर शामिल है। अब देखते हैं केंद्र सरकार के कुछ अप्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष जो कर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और फाइनली जो 5वां है बहुत इंपॉर्टेंट GST कर। और राज्य सरकार के कुछ अप्रत्यक्ष कर देखिए बिक्री एवं व्यापार, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकार और प्रवेश शुल्क। इसके अलावा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट तथा मूल्यानुसार कर, अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी तथा प्रगतिशील करों में विभाजित किया जाता है। मूल्यानुसार कर वह कर है जो वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई पर परिणाम पर लगाया जाता है। और ऐसे कर को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी गई है जिसमें कर की दर के आधार में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। इस प्रकार जो कर का भार है निधनों पर अधिक पड़ता है। प्रतिगामी कर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती जाती है। अनुपातिक कर उन करों कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपवर्तित रहती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अनुपातिक जो कर है इसके अंतर्गत आय के बढ़ने पर भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और प्रगतिशील कर है आय में वृद्धि के साथ साथ करों में वृद्धि की जाती है प्रगतिशील कर में। अधोगामी कर आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है परंतु एक सीमा के बाद क्या होता है कर की दर क्या होती है कांस्टेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं अधोगामी। तो आप तीनों कर आपको क्लियर हुआ, अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर और अधोगामी कर। क्लियर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख कर, इम्पोर्टेंट टैक्स के विषय में देखेंगे हम लोग। तो अभी के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।